हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 17 फरवरी के करंट अफेयर को। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब बिना किसी देरी के आज क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर जो हैं ये कौन बन गए हैं। ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज। रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, इनमें से कौन बना है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरा भारतीय गेंदबाज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। यानी कौन बने हैं तो रविचंद्रन अश्विन। तो कौन बने हैं तो आर अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन। आर अश्विन जो है ये बने हैं दूसरे भारतीय गेंदबाज जिन्होंने जो है 500 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है, यानी ये भारत, अगर हम बात करें आर अश्विन की तो भारत के दूसरे, यानी ये भारत के दूसरे और विश्व के जो है 9वें खिलाड़ी बने, 9वें गेंदबाज बने। यानी आर अश्विन जो है ये भारत के दूसरे जो है ये गेंदबाज बने हैं 505 यानी 500 विकेट लेने वाले, 500 विकेट्स लेने वाले गेंदबाज। और विश्व की बात करें तो ये जो है ये 9वें गेंदबाज बने हैं, गेंदबाज जो है ये बने हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने ये उपलब्धि जो है, इन्होंने यानी आर अश्विन ने 98 टेस्ट की, 98 टेस्ट मैचेस की, 98 टेस्ट में 98 टेस्ट की जो है 184 पारियों में इन्होंने 98, इन्होंने जो है 98 टेस्ट मैच की 184 पारियों में जो है 500 विकेट लिए हैं। 500 विकेट 500 विकेट पूरे किए, यानी 500 टेस्ट विकेट पूरे किए हैं। तो इन्होंने जो है आर अश्विन जो है ये दूसरे भारतीय गेंदबाज और विश्व के 9वें जो है गेंदबाज बने हैं जिन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट जो है वो ली है। क्वेश्चन था कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, तो आर अश्विन बने हैं। और इन्होंने ये उपलब्धि जो है 98 टेस्ट मैचेस की 184 पारियों में जो है हासिल की है। अगर हम बात करें, अगर ये दूसरे भारतीय हैं तो पहले की बात करें कि पहले भारतीय कौन है, हम बात करें पहले भारतीय की, तो पहले भारतीय जो है ये है अनिल कुंबले, जंबो। यानी तो पहले कौन है, ये है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जो है ये पहले भारतीय गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है 500 विकेट जो है लिए हैं। अगर हम बात करें सबसे कम पारियों में, अगर हम बात करें 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो अगर हम बात करें सबसे कम पारियों में 500 विकेट पर सबसे कम मैचेस में 500 विकेट 500 विकेट लेने वाले की अगर हम बात करें, लेने वाले खिलाड़ी कौन है, विकेट लेने लेने वाले गेंदबाज की अगर हम बात करते हैं, ये कौन है गेंदबाज की अगर हम बात करें जिन्होंने सबसे कम पारियों में 500 विकेट लिए हैं, तो उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। तो कौन है, तो मुथैया मुथैया मुरलीधरन मुथैया मुरलीधरन। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने केवल 84 टेस्ट मैचेस में इन्होंने केवल जो है 87 टेस्ट मैचेस में जो है
ये उपलब्धि हासिल की है, और यही है विश्व में सबसे ज्यादा जो है विकेट लेने वाले, टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले गेंदबाज भी भैया मुरलीधरन ही है। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो है 800 विकेट जो है हासिल किए हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? इसरो द्वारा इनसैट 3DS यानी उपग्रह या सैटेलाइट किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? ऑप्शन है GSLV-C99, PSLV-C55, PSLV-F14 या GSLV-F14। तो इसरो द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? GSLV-C99, PSLV-C55, PSLV-F14 या GSLV-F14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये है GSLV, ऑप्शन नंबर 4, GSLV-F14। इसके द्वारा तो GSLV-F14 के द्वारा जो है ये इसरो का जो है इनसैट 3DS उपग्रह जो लॉन्च किया जाएगा। और कब किया जाएगा, अगर हम बात करें कब लॉन्च किया जाएगा, तो 17 फरवरी 2024 यानी आज 17 फरवरी 2024 को लॉन्च वो जो है ये लॉन्च किया जाएगा, इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें इस उपग्रह की, अगर हम बात करें करते हैं, अगर हम बात करें इस उपग्रह की, अगर हम बात करते हैं, तो इस उपग्रह को जो है, इस उपग्रह को यानी इस सैटेलाइट को, इस उपग्रह को जो है ये आंध्र प्रदेश के, इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के जो है ये श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इस सैटेलाइट को जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें उपग्रह की, तो इनसैट 3, अगर हम बात करें इनसैट 3D, इनसैट 3DS उपग्रह के उद्देश्य की हम बात करते हैं, इस उपग्रह का उद्देश्य है भारत के मौसम रिलेटेड सभी भारत को जो है ये मौसम आधारित जानकारी प्रदान करना। अगर हम बात करें उद्देश्य की, हम बात करें इसके उद्देश्य की, क्यों इसको भेजा जा रहा है, तो मौसम आधारित, मौसम आधारित जानकारी यानी मौसम रिलेटेड जानकारी जो है, जानकारी जो है ये जानकारी प्राप्त करना का मेन मकसद। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर, बार हो गया यहाँ पर, बरसिंगसर, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया? हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है ये शिलान्यास किया है, यानी उसका फाउंडेशन स्टोन जो है रखा है? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। हरियाणा, राजस्थान, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में से कौन से राज्य में जो है ये पीएम के द्वारा बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है शिलान्यास किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। तो कौन से राज्य में? तो राजस्थान में। तो राजस्थान राज्य में, राजस्थान में कहां पर जो है ये बीकानेर, राजस्थान राज्य के जो है बीकानेर में, जिला बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य के बीकानेर नामक स्थान पर यानी बीकानेर जिला में जो है ये बरसिंगसर सौर ऊर्जा संयंत्र का जो है शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगर हम बात करें इस संयंत्र की टोटल, अगर हम बात टोटल क्षमता की, हम इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं, इसकी टोटल क्षमता जो है ये है 300 मेगावाट। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की कितनी जो है कैपेसिटी है, तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है ये है 300 मेगावाट। अब बात करते हैं इसको किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो इस संयंत्र को, इस संयंत्र को
इस संयंत्र को एनएलसी, इस संयंत्र को जो है ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है द्वारा, इस संयंत्र को एनएलसी इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा स्थापित किया जा रहा है, कि द्वारा जो है ये स्थापित किया जा रहा है, किया जा रहा है। और यह जो है एक नवरत्न कंपनी है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। और कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में। टोटल क्षमता से कितनी है? 300 मेगावाट, जिसका हाल ही में जो है शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। निम्न में से किस स्थान पर आईएनएस जटायु नेवल बेस स्थापित किया जाएगा? निम्न में से किस स्थान पर जो है ये आईएनएस जटायु नेवल बेस स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप। गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर लक्षद्वीप, इनमें से किस स्थान पर जो है ये आईएनएस जटायु नेवल बेस स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लक्षद्वीप। तो कौन से स्थान पर? तो लक्षद्वीप में। तो कहां पर? लक्षद्वीप में कहां पर? मिनिकॉय में। लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। लक्षद्वीप के जो है मिनिकॉय में स्थापित किया जाएगा। तो कहां पर इसको स्थापित किया जाएगा? तो लक्षद्वीप के जो है ये मिनिकॉय में, लक्षद्वीप के जो है ये मिनिकॉय में इसको स्थापित किया जाएगा। लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी या 18 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है ये कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को या फिर 18 फरवरी को? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 15 फरवरी को। तो कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है ये 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, कब इसकी शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत जो हुई है यानी पहली बार इसको मनाना कब शुरू किया गया है? तो 2002 में पहली बार इसको कब मनाया गया है? शुरुआत यानी इस अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस को मनाने की कब से हुई है? तो सन 2002 में जो इसकी शुरुआत जो है वो हुई, यानी 2002 में पहली बार जो है ये 15 फरवरी को मनाया गया था। अगर हम बात करें इस बार के थीम, अगर हम बात करें थीम 2024 की, किसके के 2024 का जो इस बार का थीम क्या है? तो इसका थीम है अनवेलिंग चैलेंजेस। तो अनविलिंग चैलेंजेस जो है इसका इस बार का जो है ये थीम है। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य यानी इस दिवस को मनाने के पीछे अगर हम उद्देश्य की बात करें, देखिए कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है 15 फरवरी को ये मनाया जाता है और शुरुआत इसकी कब हुई थी? 2002 से जो है हर साल ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम इसका क्या है? अनविलिंग चैलेंजेस इस बार का इसका थीम है। अब बात है उद्देश्य इसका क्या है, तो यानी चाइल्डहुड कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना है इसका मेन मकसद। तो चाइल्डहुड कैंसर के बारे में, तो चाइल्डहुड कैंसर के बारे में, बारे में जो है लोगों को बारे में लोगों को जागरूक करना जो है इसका मेन मकसद, जागरूक करना मेन मकसद। अगर हम बात करें चाइल्डहुड कैंसर की, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करें चाइल्डहुड कैंसर को और भी किसी और नाम से भी जाना जाता है वैसे, तो चाइल्डहुड कैंसर की अगर हम बात करते हैं, चाइल्डहुड कैंसर को अन्य नाम से जाना जाता है। इसका नाम है चाइल्डहुड कैंसर को जो है ये पैडियाट्रिक, चाइल्डहुड कैंसर को जो है ये पैडियाट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, पैडियाट्रिक कैंसर को जाना जाता है। और इससे ये अगर हम बात करें चाइल्डहुड कैंसर से, तो ये यानी यह जो बच्चों और टीनेजर को ये प्रभावित करता है और इसलिए ये दिवस मनाया जाता है हर साल 15 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है।
भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू की जाएगी? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है किस राज्य में शुरू की जाएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर उत्तराखंड, इनमें से कौन से राज्य में जो है ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी चिकित्सा सेवा जो है शुरू की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। तो कौन से राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में, उत्तराखंड राज्य में जो है, उत्तराखंड राज्य में जो है ये भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा जो है ये शुरू की जाएगी। अब बात करते हैं यानी ये कहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी और ये हेलीकॉप्टर कहाँ पर यानी ये तैनात किए जाएंगे? तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये एम्स में। तो ये हेलीकॉप्टर ये हेलीकॉप्टर ये हेलीकॉप्टर्स हेलीकॉप्टर जो है ये एम्स में तैनात किए जाएंगे, एम्स में तैनात किए जाएंगे। यानी एक एम्स में जो है एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो इन्हें जो है इन हेलीकॉप्टर को जो है इन्हें जो है 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकता है। पहली बात तो कहाँ पर? तो ये होगा उत्तराखंड में जो है शुरुआत इसकी हुई है। और अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर जो है कहाँ पर तैनात किए जाएंगे? तो ये एम्स में तैनात किए जाएंगे। और 150 किलोमीटर के दायरे में जो है कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। अगर हम यानी ये क्यों होगा, यानी इससे देखिए फायदा क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जो है दुर्घटना पीड़ित जो मरीज हैं, यानी जो जिस दुर्घटना पीड़ित लोग और जो भी मरीज होते हैं, यानी उनको जो है पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर पहुंचाना जो है इससे पहुंचाया जा सकता है। यानी अगर हम बात करें तो इससे क्या होगा, यानी इस सेवा से क्या होगा, तो इससे दुर्घटना पीड़ित इससे दुर्घटना इससे दुर्घटना पीड़ितों इससे दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों दुर्घटना पीड़ितों और मरीजों को पहाड़ी यानी सेंसिटिव जो एरिया है या और हिली जो एरिया है, इलाकों से पहाड़ी इलाकों से जो है एम्स तक एम्स तक जो है समय पर पहुंचाया जा सकेगा। तो क्वेश्चन था कि कौन से राज्य में जो है या भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड में शुरू की जाएगी और ये हेलीकॉप्टर जो है एम्स में तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है निखिल जोशी, मनीष कुमार, संजय कुमार जैन, अलख पांडे। निखिल जोशी, मनीष कुमार, संजय कुमार जैन या फिर अलख पांडे में से किसे जो है ये बोइंग डिफेंस इंडिया का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर इनको जो है नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है निखिल जोशी, तो से बनाया गया है निखिल जोशी को। निखिल जोशी निखिल जोशी को नीचे से लिखते हैं थोड़ा सा, निखिल जोशी। निखिल जोशी को जो है बनाया गया है बोइंग डिफेंस इंडिया का प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। अब बात करते हैं, अगर हम बात करें बोइंग कंपनी की, तो बोइंग जो है, तो बोइंग जो है ये एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है।
एयरक्राफ्ट निर्माता बोइंग जो है ये एक अमेरिकन अमेरिकन एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है। एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है। कंपनी है। अगर हम बात करें इस कंपनी की स्थापना की, कब इसकी स्थापना हुई है, तो इस कंपनी की जो स्थापना हुई है ये हुई है 15 जुलाई 1916 को इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करें इसके संस्थापक की, अगर हम बात करें कौन इसके संस्थापक हैं, तो विलियम बोइंग। संस्थापक की बात करें तो ये कौन है, तो विलियम विलियम बोइंग। क्वेश्चन था कि किसे जो है वो बोइंग डिफेंस इंडिया का जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, तो निखिल जोशी को। हाल ही में कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? हाल ही में कौन सा देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है ये बन गया है? जर्मनी, जापान, भारत, इंडोनेशिया। जर्मनी, जापान, भारत या फिर इंडोनेशिया, इनमें से कौन सा देश जो है ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है ये बन गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। तो कौन सा देश बन गया है, तो जर्मनी। तो जर्मनी जो है ये बन गया है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और इसने जो है जापान को पछाड़ कर, तो जापाना हो गया, सॉरी माफी चाहते हैं, जापान को पछाड़ कर, जापान को पछाड़ कर यानी जापान को पीछे छोड़कर, जापान को पीछे छोड़कर जो है, जापान को पीछे छोड़कर जो है जर्मनी बन गया है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये बन गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश जो है ये विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हम बात करें वर्ल्ड की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज की, तो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है चाइना, बात करें तीसरे स्थान पर जो है ये अब जर्मनी आ गया है, जर्मनी, और फोर्थ है जापान, जापान, और पांचवें स्थान पर है इंडिया। यानी अगर बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है जर्मनी, और किसके स्थान पर, जापान को जो है पीछे छोड़ दिया है जर्मनी ने, अब ये बन गया है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये बन गया है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यूएसए है, दूसरे स्थान पर चाइना, जर्मनी तीसरे पर, जापान चौथे पर, और भारत जो है ये पांचवें स्थान पर है। अगर हम बात करें भारत की जीडीपी की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमी की, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इंडिया की जो इकोनॉमी है, बाकी इंडिया की इकोनॉमी की या बात करें इंडिया की जीडीपी की कितनी है, तो इंडिया की जीडीपी जो है ये है 2.94 लाख करोड़ जो है भारत की इकोनॉमी है। तो 2.94 लाख करोड़ जो है ये भारत की इतनी जो है यानी इकोनॉमी है। तो क्वेश्चन था कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो कौन बन गया है, तो राइट आंसर इज जर्मनी। हाल ही में किसने सतह से समुद्र यानी सरफेस टू सी तक मार करने वाली मिसाइल पदासूरी 6 का परीक्षण किया है? हाल ही में किसने सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पदासूरी का परीक्षण किया है? ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, श्रीलंका। ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया या फिर श्रीलंका, इनमें से जो है किस देश के द्वारा जो है ये सरफेस टू सी तक जो है ये अटैक करने वाली जो है मिसाइल पदासूरी 6 का जो है वो टेस्टिंग जो है वो की गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर कोरिया। किसके द्वारा, तो उत्तर कोरिया के द्वारा, उत्तर कोरिया।
उत्तर कोरिया के द्वारा जो है ये सतह से समुद्र तक मार करने वाली मिसाइल पदासूरी 6 का जो है वो परीक्षण जो है वो किया गया है। अगर हम बात करें क्यों किया गया है, तो यानी क्यों किया है, तो अपनी अपनी समुद्री सीमा की अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए इसका प्रश्न किया। अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, सीमा की, तो क्यों इसको जो है वो टेस्टिंग की गई है, तो समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए, समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए जो है ये इसकी जो है हाल ही में जो है ये टेस्टिंग की गई, किसके द्वारा की गई है, तो उत्तर कोरिया के द्वारा की गई है। अगर हम बात करें इसके कैपिटल के अभी अगर हम बात करें इसकी राजधानी की, तो ये कौन है, तो राजधानी का नाम है प्योंगयांग। और बात करें यहाँ के तानाशाह की, तो वो है किम जोंग उन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये है आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ यूपीआई पेमेंट को जोड़ने के लिए समझौता किया। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए जो है ये समझौता किया है। नेपाल, म्यांमार, ताइवान, इंडोनेशिया। नेपाल, म्यांमार, ताइवान, इंडोनेशिया, इनमें से किसके साथ जो है आरबीआई ने यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। तो किसके साथ जो है समझौता किया है, तो नेपाल के साथ जो है आरबीआई ने समझौता किया है यूपीआई को जोड़ने के लिए। अगर हम बात करें यूपीआई की, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इंटरफेस जो इसका फुल फॉर्म है। तो ये था आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब मिलेंगे मंडे को कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर।